देवभूमि में गरजे पीएम मोदी, सीएम धामी ने भी लगाई दहाड़, कांग्रेसियों को जमकर धोया, यूसीसी को लेकर कही बड़ी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में भी राजनीति की गर्माहट महसूस की जा सकती है। बयानबाजी तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार बनते ही हम प्रदेश में समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। वो संकल्प हमने पूरा किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जहां बीजेपी एक तरफ यूसीसी की बात करती है तो वहीं कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रही है। उन्होंने आगे कहा, यह एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, आपका वोट भी ऐतिहासिक होने वाला है। चुनाव के दौरान यह चर्चा होती थी कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन इस बार ऐसी कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि पीएम मोदी सरकार बनाने वाले हैं और बीजेपी सत्ता में आने वाली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऋषिकेश में चुनावी सभा के आगमन से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे और त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुयशपूर्ण जीवन एवं तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने की प्रार्थना की। साथ ही मां गंगा से प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प विकसित भारत की पूर्णता और उत्तराखंड की उन्नति के लिए कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। जो कार्य पहले ही हो जाने चाहिए थे उन्हें कांग्रेस सरकार ने कभी शुरू नहीं किया और देवभूमि की उपेक्षा करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान देने का कार्य किया है। उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है और देवभूमि वासी भी उन्हें अपने ही परिवार का एक अभिन्न अंग मानते हैं। एक और प्रधानमंत्री मोदी की विकास की गारंटी है तो दूसरी ओर कांग्रेस फिर से देश को खाई में ढकेलने का सपना देख रही है। यह मौका अब जनता देने वाली नहीं है। दरअसल ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट की काफी मान्यता है। त्रिवेणी घाट पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। त्रिवेणी घाट पर आकर गंगा स्नान करने से सभी पाप खत्म होने की मान्यता है। कहा जाता है कि त्रिवेणी घाट वह स्थान है जहां पर प्रमुख 3 नदियों का अद्भुत संगम है। ऋषिकेश में जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हुआ है उस जगह को त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। हिमालय से आने वाली मोक्षदायिनी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होने से माना जाता है कि यहाँ कर्म कांड करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि देश की जनता कांग्रेस की असलियत जान चुकी है, इसलिए अब जनता ही तय करेगी किसको वोट करना है। पीएम ने मंच पर बजाया डमरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मंच पर डमरू भी बजाया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत गढ़वाली भाषा से की। पीएम मोदी ने कहा, कल मैं भारत के दक्षिणी छोर के सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां पर भी लोग कह रहे थे, फिर एक बार मोदी सरकार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं और यहां भी वही गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। बता दें कि पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र कर कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। कांग्रेस ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेसी ही हैं जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया था। राम मंदिर के निर्माण से पहले अड़ंगे डालने की कोशिश की, अदालत में रुकावट डालने का प्रयास किया गया, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उन्हें निमंत्रण दिया। मगर उन्होंने घर पर निमंत्रण पाने के बाद भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने इस आयोजन का भी बहिष्कार किया। बता दें कि इस पूरे भाषण के दौरान पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर खुलकर बात की और कांग्रेस को इस आयोजन में शामिल ना होने को लेकर निशाने पर लिया। बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसको लेकर भारत के प्रत्येक कोने से सर्वसम्मानित लोगों, संतों, राजनेताओं, खिलाड़ियों और फिल्म अभिनेताओं को आमंत्रित किया गया था। ज्यादातर लोग इसका हिस्सा बनकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे।
तो वहीं कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता इस समारोह में शामिल नहीं हुआ, जो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं से कितनी घृणा है और मुस्लिम समाज से कितना प्रेम। इसके अलावा सीएम धामी के बयानों पर ध्यान दे तो धामी ने यूसीसी को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हाल ही में यूसीसी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुका है, जिसे पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं यूसीसी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं की। आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडे रहे हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना। पहले 2 एजेंडों पर काम खत्म हो चुका है, अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल 6 फरवरी को पेश किया और अगले ही दिन ये पास होकर अब कानून बन चुका है। हालांकि केंद्र भी इस पर काम कर रहा है। देश के 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा था। कहा जा सकता है कि यह मुद्दा अब फिर देश भर में चर्चा में आने वाला है, क्योंकि बीजेपी शासित कई राज्य इसे लागू कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। बता दें कि समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई थी। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया था। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया गया था। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग अलग कानून रखे गए थे। किन राज्यों में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड? समान नागरिक संहिता के मामले में गोवा अपवाद है। गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। बता दें कि संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वहीं गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार भी मिला हुआ है। राजस्व में सभी धर्म और जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है। इसके मुताबिक सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून समान हैं। गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान नहीं होगी। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार होगा। हालांकि यहाँ भी एक अपवाद है, जहाँ मुस्लिमों को गोवा में 4 शादी का अधिकार नहीं है, वहीं हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं। दुनिया के किन देशों में लागू है यूसीसी? दुनिया के कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। इनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। इन दोनों देशों में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों पर शरिया पर आधारित एक समान कानून लागू होता है। इसके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून भी लागू है। यूरोपीय देशों और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है, जो वहां रहने वाले सभी धर्म के लोगों को समान रूप से लागू होता है। यूसीसी के बाद क्या होंगे बदलाव? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इससे वे कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। वहीं गांव स्तर पर शादी के पंजीकरण की सुविधा बढ़ाई जाएगी। अगर किसी की शादी पंजीकृत नहीं होती है तो दंपति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज्यादा शादी करने पर
पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। नौकरपेशी, बेटों की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकारी में बेटा और बेटी को बराबर का हक दिया जाएगा। पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। उन्हें हलाला और इद्दत से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। लिविंग रिलेशन में रहने वाले सभी लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चों की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी से किसी को दी जा सकती है। बच्चे के अनाथ होने पर अभिभावक बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।